ये ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं मुझे? क्या आज से पहले आपने हसीन लड़की नहीं देखी? दुल्हन बनी ईशा के शब्द सुनकर विराज मुस्कुराया था। फिर हंसकर कहने लगा, पागल लड़की, पति हूँ तुम्हारा और तुम पत्नी हो मेरी। तुम्हें नहीं देखूंगा तो फिर किसे देखूंगा? तुम्हारे हसीन सरापे को देखकर मेरे दिल में क्या कुछ चल रहा है, अगर तुम जान लो तो शर्म से मुंह छुपा लोगी। मैंने अपनी पहली रात को लेकर बहुत से सपने देख रखे हैं और प्लीज़ अब ये रोना धोना बंद कर दो। मुझे अपनी ये रात भरपूर तरीके से यादगार बनानी है। विराज मुस्कुराकर कहते हुए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाने लगा तो वो फौरन से उसके हाथ को परे झटक कर कहने लगी, ओ हेलो, क्या मतलब है आपका? ये रात कैसे यादगार बनानी है आपको? मम्मी ने तो यही कहा था कि जैसे ही पति कमरे में आएगा तुम्हारी तारीफें करेगा और फिर कमरे की लाइट बंद हो जाएगी। उसके बाद शोर मत मचाना, बल्कि पति जो करे उसे चुपचाप करने देना। लेकिन अब आप बताइए, आप क्या करेंगे मेरे साथ? उसकी मासूमियत भरी बातें सुनकर विराज और भी उतावला होता जा रहा था। अगले ही पल वो उसे बाहों में कसता अपने करीब कर चुका था। ईशा को तो शादी के बाद के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो घबरा चुकी थी और विराज को खुद से दूर करने लगी। लेकिन विराज भी उसे कहाँ छोड़ने वाला था। आज रात अगर वो उस लड़की को यूं ही छोड़ देता तो फिर कल अपनी माँ को क्या मुंह दिखाता। वो बिल्कुल जुनूनी अंदाज में उसे हर पर्दे से आज़ाद करता हुआ उसके नाजुक से वजूद में झुक चुका था। जैसे ही ईशा की धड़कनें खुलकर विराज के सामने आईं तो वो बुरी तरह से बेकाबू सा हो चुका था और फिर अपनी जीभ से उसकी नरम मुलायम नाजुक सी धड़कनों की टिप को गीला। मम्मी, मुझे शादी नहीं करनी। किस बात की जल्दी है आपको? मैं जब कह रही हूँ कि मुझे अभी पढ़ाई करनी है, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए 18 साल की ईशा रो रो कर बोली थी। मगर पिछले एक हफ्ते से उसका किया जाने वाला विरोध उसकी माँ के दिल पर जरा भी असर नहीं कर रहा था। अभी भी वो अलमारी में कपड़े लपेट कर रख रही थी। एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू देखकर उसके पास आई और अपने दुपट्टे के कोने से ईशा की आंखों में आए आंसुओं को साफ करने लगी। फिर उसकी 2 चोटियां, जिन्हें सरसों के तेल में अच्छे से भिगोकर पुष्पा जी ने ही खुद बनाया था, अपने हाथों से खोलने लगी और बड़े प्यार से अपनी बेटी के माथे पर होंठ रखकर कहने लगी, बेटा, हमारे ख़ानदान में लड़कियों की शादी इसी उम्र में हो जाती है। अगर लड़की की उम्र 2 साल भी इससे ज़्यादा हो जाए तो ख़ानदान में लड़कियां बिहाना मुश्किल हो जाती हैं। तुझे तो पता है हमारे ख़ानदान में ये अपशगुन माना जाता है। मम्मी जी, आप इस दौर में भी रहकर न जाने कौन से पुराने दौर में जी रही हैं। वो ज़माने और थे जब लड़की की कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी, लेकिन अब ज़माना कुछ और है। अब तो लड़कियां 30 साल के बाद अपनी शादी करती हैं और बच्चों और घरदारी के चक्कर में पड़ती हैं। आप तो अभी से मेरी शादी करने के चक्कर में लग गई। मुझे नहीं करनी शादी, और ख़ानदान वालों के बारे में आप ना ही सोचें तो अच्छा है। कौन से ख़ानदान वाले हमारे अच्छे बुरे वक्त में साथ थे जो अब आप उनके बारे में सोच रही हैं? हमें अपने मन की मर्जी करनी चाहिए बस। ईशा ने मुंह बनाते हुए कहा तो पुष्पा जी ने प्यार से उसके सर पर एक चपत लगा दी। ऐसा नहीं कहते, सिर्फ ख़ानदान वालों की बात नहीं है, मैं खुद भी इस रिश्ते से राजी हूँ, क्योंकि ये रिश्ता भी कितना अच्छा है। वो लोग तुझे बहुत खुश रखेंगे, बिल्कुल अपनी आँख का तारा बनाकर रखेंगे तुझे। और फिर ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। तेरा भी तो सपना था ना कि तू यहाँ गांव में गोबर उठाना नहीं चाहती, खेतों में काम करना नहीं चाहती, बल्कि शहर में ज़िंदगी गुजारना चाहती है। अब अगर तुझे तेरे सपनों का राजकुमार मिल रहा है तो क्यों नखरे दिखा रही है? पुष्पा जी ने दिल की बात दिल में दाबते हुए अपनी बेटी को समझाना चाहा, मगर ईशा अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। वो गांव के सरदार की बेटी थी, मगर ये ख़ानदान ऐसा ख़ानदान था जहाँ पर बेटों को तो सरदारियाँ करवाई जाती थीं, लेकिन बेटियाँ जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखती उन्हें फ़ौरन उनके लिए रिश्ते देखे जाने लगते थे और यही कोशिश की जाती कि बेटियों को 18 साल का होते होते उनके घर बार का कर दिया जाए, क्योंकि दुश्मनियाँ भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थीं और यही डर रहता था कि कहीं बेटी जात जिसे इज्जत माना जाता है दुश्मन की नज़र में ना आ जाए और उसे दुश्मनी में इस्तेमाल न कर लिया जाए। 2 दिन बाद ईशा की शादी थी और उसके पेट में तो डर के मारे मरोड़ उठ रहे थे। अभी भी वो अपने कमरे में बैठी सूं सूं करती आंसू बहा रही थी जब पुष्पा जी के कहने पर उसकी एक सहेली कमरे में आई थी।
पड़ोस में ही रहने वाली पूजा थी, जिसकी शादी को 2 महीने हो चुके थे। उम्र उसकी 19 साल थी और उसकी माँ ने पूजा को इसीलिए बुलाया था। पूजा बेटा, ईशा की हरकतों से तो तुम परिचित हो। तुम देखती हो ना, हर वक्त खेल कूद और बच्चों के साथ उछलना कूदना ही होता रहता है उसका। लड़कियों जैसी उसमें बिल्कुल भी बात नहीं। लड़कियों की जो पर्सनल प्राइवेट बातें होती हैं, वो उसे मैं समझाने बैठूं भी तो मेरी बात सुने बिना ही घर से बच्चों के साथ खेलने भाग जाती है। और अब तो उसकी शादी होने वाली है, तो उसे एक और मुश्किल दौर से गुजरना पड़ेगा, जो उसे बिल्कुल भी नहीं आता। जरा उसको समझाओ कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, पति को खुश कैसे रखा जाता है। ये ना हो कि कल को पति उसके करीब आए तो अलग ही ड्रामा लगाकर पूरे घर में शोर मचाकर रख दे। फिर ऊपर से शहर भी जा रही है, वो अलग है। पूजा उसके पास आकर बैठी और फिर बातों ही बातों में उसे कहने लगी, ईशा, तुम्हें पता भी है कि शादी के बाद क्या होता है? ईशा मुंह बनाकर कहने लगी, क्या होता है? बस हर वक्त चूड़ियां पहनकर गालों और होठों पर लाली सुर्खी पाउडर लगाकर तैयार रहना होता है। पति के काम किए जाते हैं, उसके जूते साफ किए जाते हैं, कपड़े धोए जाते हैं और मजे मजे के खाने बनाकर दिए जाते हैं। पति खुश हो जाता है और सास ससुर की सेवा भी की जाती है। वो उंगलियों पर गिन गिन कर बताने लगी। फिर कहने लगी कि मुझे तो मम्मी ने यही बताया था। पूजा मुस्कुराकर कहने लगी, ये सब कुछ तो दिन की रोशनी में होता है, लेकिन जैसे ही रात हो जाए, पति कमरे में आ जाए, तुम्हारे पास तुम्हारा पति एक बिस्तर पर हो, तब क्या होता है? क्या इस बारे में तुम्हें नहीं पता? ये सुनकर ईशा ने घूर कर पूजा को देखा था। फिर कहने लगी, अरे होना क्या है, कुछ भी तो नहीं होता, दोनों सो जाते हैं। लेकिन मैं तो अपने पति को अपने बेड पर सोने ही नहीं दूंगी। मुझे तो अकेले सोने की आदत है। अगर वो मेरे पास आया भी तो टांगे मार मार कर बेड से ही गिरा दूंगी। पूजा उसकी बातें सुनकर सर पकड़ कर रह गई। कहने लगी, बेवकूफ़ लड़की, पागल हो गई हो क्या? जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, तुम्हारा पति तो अगले ही दिन तुम्हारा बोरिया बिस्तर बंधवा कर रहेगा कि जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। अरे लड़कियों को शादी के बाद अपने पति का दिल भी जीतना होता है। ऐसी हरकतें करके उसके दिल से उतरना नहीं होता। अगर पति नाराज हो जाए तो फिर जानती हो, वो बहुत गुस्सा करता है और तो और मारपीट भी करता है। पूजा ने अपनी सोच के अनुसार उसे समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो भी इस छोटे से गांव से बिलोंग करती थी और जिंदगी जीने को लेकर उसका यही पुराना नजरिया था। जबकि पूजा की बातें सुनकर ईशा सचमुच डर चुकी थी। कहने लगी, क्या मतलब? फिर क्या होता है? फिर बस दोनों कंबल करके सो जाते हैं, और क्या? उसकी बात सुनकर पूजा हंसी थी और हंसकर कहने लगी, तो तुम सचमुच इतनी मासूम हो या फिर जानबूझकर बनने का नाटक करती हो? ईशा कहने लगी, क्या मतलब? क्या इसके अलावा भी कुछ होता है? पूजा कहने लगी, अच्छा ये बताओ, बच्चा कैसे पैदा होता है? वो कहने लगी, जब लड़की की शादी होती है तो 1 साल के बाद उसके घर वाले उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और फिर क्या, फिर बच्चा हो जाता है। पूजा कहने लगी, अरे बेवकूफ़, ऐसे बच्चा नहीं होता। जब तक पति पत्नी कुछ ना करें तब तक बच्चा आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो घबराकर उसके करीब आई थी। कहने लगी, अच्छा, और ये कुछ कैसे होता है? पूजा मुस्कुराकर उसे देखने लगी और फिर जैसे जैसे उसे सारी बातें बता रही थी, ईशा की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अपने आप को देखने लगी और फिर उसे विराज याद आने लगा। वही विराज जो कुछ दिन पहले उनके घर आया था और उसकी माँ ने उसको बताया था कि यह है तुम्हारा होने वाला दूल्हा, इसी से तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है। विराज ने तो कहा था कि वो एक बार उस लड़की से अकेले में मिलना चाहता है, लेकिन उस वक्त ईशा ने साफ इनकार कर दिया था कि नहीं, वो तो नहीं मिलने वाली। उस वक्त तो उसे बस रोने की सूझी हुई थी, मगर अब उसका दिमाग तो घूम कर रह चुका था। पूजा ने उसे जो जो बातें सुनाई थी वो बुरी तरह से डर चुकी थी। पूजा को कहने लगी, फिर तो बहुत दर्द होता होगा ना? ना जी ना, भगवान जी, मैं इतना दर्द कैसे बर्दाश्त करूंगी? मुझे तो एक सुई भी चुभ जाए तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। मुझे तो दर्द से बड़ा डर लगता है। फिर मेरे होने वाले पति तो इतने मोटे हैं, मैं तो मर ही जाऊंगी। ना बाबा ना, अब तो शादी कैंसिल। मैं तो मरना पसंद करूंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। लेकिन पूजा उसे बड़े प्यार से समझाने लगी, देखो, ये हर लड़की के साथ होता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। शुरू शुरू में हर लड़की को डर लगता है, लेकिन बाद में लड़की को भी इन सब चीज़ों की आदत पड़ जाती है।
बल्कि उसे खुद भी अपने पति के साथ सुकून मिलने लगता है। बल्कि जब उसका डर निकल जाता है तो वो खुद ही इन सब चीज़ों के लिए बेचैन होने लगती है और उसे अपने पति की बाहों में ही सुकून मिलता है। तुम भी टेंशन मत लो, तुम्हारा पति भी तुम्हें प्यार करेगा, तुम्हारे साथ नरमी से पेश आएगा। वो जब उसे तसल्लियाँ देने लगी तो ईशा के दिल में भी थोड़ी सी बेचैनी कम हुई थी, लेकिन उसे कहाँ खबर थी कि पहली ही रात उसका पति उसके साथ कुछ ऐसा करेगा कि सारी उम्र के लिए वो सब कुछ अपने वजूद से हटा नहीं पाएगी। एक तो वैसे ही अचानक होने वाली शादी से वो परेशान हो चुकी थी और अब तो उसकी माँ भी पड़ोस के बच्चों के साथ उसे कंचे खेलने नहीं जाने देती थीं और ना ही पकड़म पकड़ाई। ऊपर से शादी की पहली रात के बारे में सुनकर उसके पेट में बल पड़ रहे थे। खैर, शादी का दिन भी आ चुका था। मानसी जी अपने ख़ानदान के लोगों के साथ बारात लेकर पहुंच चुकी थीं। ईशा दुल्हन बनकर बहुत हसीन लग रही थी। जब शादी का वक्त आया और दूल्हा दुल्हन को एक साथ बिठाया गया तो दोनों को देखकर हर कोई जोड़ी की तारीफ कर रहा था, क्योंकि दोनों लग भी बेहद खूबसूरत रहे थे। विराज उसके साथ बैठा हुआ बड़े प्यार से उसने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया था, जबकि ईशा का वजूद तो डर के मारे थर थर कांपे जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी बेहोश होकर ही गिर जाएगी। शादी हुई और फिर शादी के बाद विदाई का वक्त भी आ चुका था और पुष्पा जी अब मानसी जी से मिली तो रोते हुए यही बोली थी, मेरी बच्ची बड़ी लाडली है बहन जी, अगर आप जिद ना करती तो मैं अभी इतनी छोटी उम्र में अपनी बेटी को कभी भी न ब्याहती, कम से कम 2-3 साल के बाद ही उसकी शादी करती। मगर ये आप लोगों का मान और लाज थी कि मैंने अपनी गुड़ियों से खेलती बच्ची आपके हवाले कर दी। बस इसका ख्याल रखिएगा, अगर इससे कोई गलती हो जाए तो अपनी बेटी समझकर इसे माफ़ कर दीजिएगा। पुष्पा जी रोते हुए हाथ जोड़कर बोली तो मानसी जी ने फ़ौरन उनके हाथ पकड़ लिए। कहने लगी, तुम्हारी बेटी का तो मैं इतना ख्याल रखूंगी कि पूरी दुनिया में किसी सास ने अपनी बहू का ख्याल नहीं रखा होगा। तुम देखना तुम्हारी बेटी मेरे घर में आकर कितनी खुश रहेगी। ये कहकर वो ईशा को अपने साथ लेकर जा चुकी थीं। 4 घंटे का रास्ता था गांव से शहर पहुंचने में, उन्हें इतना वक्त लगने वाला था। दुल्हन बनी ईशा आंसू हाथों से साफ करते हुए कितनी ही देर तक रोती रही। पहले तो मानसी जी उसे चुप करवाती रहीं कि नहीं बेटा, ऐसे नहीं रोते, चुप कर जाओ, इतना नहीं रोते, देखो तुम्हारा मेकअप ख़राब हो जाएगा, हर लड़की को ही विदा होकर जाना होता है। मगर जैसे ही 2-2.5 घंटे का रास्ता गुजरा और गांव कहीं पीछे रह गया तो मानसी जी के तो कान उसका रोना सुन सुनकर पक चुके थे। ईशा अभी भी बैठी टिश्यू से अपने आंसू साफ कर रही थी जब मानसी जी उसे घूरकर देखकर बोली, कहने लगी, तुम्हारा रोना धोना बंद होगा भी या नहीं? एक तो वैसे ही शादी के हंगामों से मेरा बीपी हाई हो रहा है, मुझे सर में तेज दर्द हो रहा है और ऊपर से तुम्हारा ये रोना धोना। अरे भाई, तुम दुनिया की पहली लड़की हो जो विदा होकर जा रही हो। अगर इतना ही रोना धोना मचाना था तो वहीं रह जाती, साथ आने की क्या ज़रूरत थी? मनहूसियत फैला रही हो रो रो कर। एकदम से मानसी जी का बदलता हुआ रवैया देखकर ईशा तो बुरी तरह से घबरा चुकी थी। फ्रंट सीट पर बैठे हुए विराज ने पलटकर अपनी माँ की ओर देखा और फिर दूसरी नज़र उसने अपनी पत्नी पर डाली थी, जो रोने के बाद पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। फिर कहने लगा, मामा आप यहाँ आगे आकर बैठ जाएं, मैं पीछे जाकर बैठ जाता हूँ। ईशा थोड़ी सी सिमट कर बैठ चुकी थी। मानसी जी आगे चली गई और विराज उसके पास आकर पीछे बैठ चुका था और काफ़ी जुड़कर बैठा था। अगले ही पल अपना हाथ उसने ईशा के कंधे पर रख दिया। कहने लगा, डोंट वरी डियर, अब रोना बंद करो, तुम इतनी दूर थोड़ी हो, देखो तुम जब कहोगी मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से मिलवाने के लिए ले आया करूँगा। हमारी नई शादी हुई है, मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा वक्त गुजारना चाहता हूँ। ऐसे रो रो कर तुम खुद को बीमार कर लोगी तो मैं तुम्हारे साथ ये खूबसूरत सा वक्त कैसे गुजारूंगा? पहली बार किसी मर्द ने ईशा को यूं छुआ था तो ईशा कांप कर रह गई थी। वो उसके कंधे पर अपना हाथ धीरे धीरे रब करते हुए अब नीचे की तरफ लेकर जाने लगा था और उसकी उंगलियां अब ईशा की ब्लाउज से ऊपर ही उसके बिरा की स्ट्रिप के साथ छेड़छाड़ कर रही थीं। साथ ही वो बड़ी मदहोशी भरे अंदाज में मुस्कुराकर कहने लगा, बस अब अपने आंसू बहाना बंद कर दो, घर जाते ही मैं तुम्हारे साथ अपने कमरे में बंद हो जाऊंगा और फिर हमारी मोहब्बत की रात शुरू हो जाएगी। अगर उस वक्त भी तुमने रोना धोना मचाया ना तो मेरा मूड ख़राब हो जाएगा
और फिर मैं उसी वक्त कॉल करके तुम्हारी माँ को तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा कि ये कैसी बेटी आपने मुझे दी है, जिसे अपने पति का दिल रखना भी नहीं आता। ये सुनकर वो फौरन हड़बड़ा चुकी थी। कहने लगी, नहीं नहीं प्लीज़, आप मेरी माँ को कुछ भी मत बताना, वो बहुत डांटती हैं। अपनी कमर पर गर्दिश कर रहे विराज के हाथ उसे अजीब से लग रहे थे। पता नहीं क्यों उसे विराज का ये स्पर्श अंदर से कोई सुकून नहीं दे रहा था। ना उसके शर्म से गाल दहक रहे थे, ना उसका दिल धड़क रहा था। बस एक अजीब सा लग रहा था। विराज उसे खुद से काफ़ी बड़ा लगा था, शायद वो उससे 10 साल बड़ा था। वो हिचकिचाकर फौरन थोड़ा सा पीछे हटी और चुप हो चुकी थी। उसके बाद विराज पूरे रास्ते उससे बातें करता रहा जब तक वो घर पहुंचे थे। ईशा काफ़ी संभल चुकी थी और चेहरे पर मुस्कुराहट भी सजा चुकी थी। उसे विराज अब थोड़ा थोड़ा सही लगने लगा था, क्योंकि रास्ते भर वो उससे बड़ी नरमी से बात करता रहा था। एक अच्छी सी और खूबसूरत कॉलोनी में बिल्कुल महल जैसा घर एक शान के साथ खड़ा था, जिसके सामने जाकर गाड़ी रुकी थी और ईशा को गाड़ी से उतारा गया था। ये घर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वो भी अमीर बाप की ही बेटी थी, लेकिन गांव की अमीरी और शहर की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अपने कुछ ख्वाबों में उसने ऐसा ही घर देखा था कि वो ऐसे ही शहर में बड़े से घर की बहू बनकर जाएगी, और आज उसकी ये इच्छा पूरी हो चुकी थी। ख़ानदान की कुछ लड़कियां थीं जो ईशा को विराज के कमरे में छोड़ने आई थीं, और फिर कुछ खट्टी मीठी शरारतें बातें करने के बाद वो वहाँ से चली गईं। ईशा आने वाले वक्त का सोचकर परेशान हो रही थी, लेकिन जिस कदर विराज उससे नरम तबीयत का लगा था, वो सोच रही थी कि वो विराज को कहेगी अभी वो इस रिश्ते को शुरू नहीं करना चाहती। कुछ देर के बाद ही विराज कमरे में आ चुका था। उसके पास आकर बैठा और उसका हाथ पकड़ लिया। एक खूबसूरत हीरे की अंगूठी उसने ईशा की उंगली में पहनाई थी और फिर कहने लगा, अब मैं तुम्हें इस भारी ड्रेस से आज़ाद कर देता हूँ। सुबह से इसमें बैठे बैठे थक चुकी हो, ऊपर से इतना लंबा सफ़र भी तय किया है। ईशा हिचकिचाते हुए कहने लगी, नहीं आप रहने दें, मैं कर लूँगी। लेकिन वो कहने लगा, ना, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं खुद तुम्हें इस ड्रेस से आज़ाद करूँगा। वो उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने लाकर बिठा चुका था और फिर धीरे धीरे उसकी ज्वेलरी उतारने लगा। दुपट्टा उतारकर एक तरफ रखा और फिर उसका हुस्न देखकर विराज से अब और कंट्रोल नहीं हो रहा था। अगले ही पल उसने अपने दहकते हुए होंठ उसकी गर्दन पर रख दिए। नरम गरम सा स्पर्श पाकर ईशा एक झुरझुरी सी लेकर रह चुकी थी। धीरे धीरे वो अपने नरम गरम होठों का स्पर्श उसकी गर्दन पर हर जगह छोड़ रहा था। वो जो इस एहसास से डर रही थी, अब उसे अच्छा सा लगने लगा था, लेकिन शर्माते हुए कहने लगी, विराज प्लीज़ ऐसा मत करें। विराज कहने लगा, क्यों ना करूं? तो वो कहने लगी कि नहीं करें, कुछ कुछ होता है। वो उसके कमर पर हाथ रखकर एक बार उसकी गर्दन पर फिर से अपने होंठ रख चुका था और फिर कितनी ही देर तक अपना स्पर्श वहाँ पर छोड़ता रहा। फिर धीरे धीरे उसने ब्लाउज की डोरियां पीछे से खोलना शुरू कर दी थीं। जैसे जैसे डोरियां खुल रही थीं, उसका हसीन सरापा खुलकर सामने आ रहा था। वो झिझकते हुए कहने लगी, विराज प्लीज अभी ये सब कुछ मत करें, मैं इस सब के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। लेकिन विराज कहने लगा, बिल्कुल नहीं, कसम से बड़ा तड़पाया है तुमने मुझे। जब से मैंने तुम्हें देखा हुआ है, मैं तुम्हें अपने करीब महसूस करता हूँ और मेरा जी चाहता है कि बस न जाने कौन सा वो वक्त होगा जब तुम मेरी बाहों में होगी और मैं तुम पर अपनी शिद्दतें लुटाता रहूँगा। आज जब मुझे वो मौका मिल गया है तो मैं कैसे तुम्हें छोड़ सकता हूँ? आखिर को कुछ पुराने हिसाब भी तो चुकते करने हैं। ये सुनकर ईशा के कान खड़े हुए थे। वो उसकी बाहों में कसमसाते हुए कहने लगी, कौन से हिसाब, कौन से पुराने हिसाब? कहने लगा, अरे वही हिसाब, क्या भूल गई कितना सताती थी तुम मुझे? पिछले 6 महीनों से कितना तंग करके रखा था तुमने मुझे। अब सारे बदले सूद के साथ लेने हैं ना? तो ईशा को लगा कि जैसे विराज उसके साथ आने वाली ज़िंदगी को लेकर बहुत सी बातें करेगा। पहले उसका दिल जीतने की कोशिश करेगा, फिर उसके करीब आएगा। लेकिन विराज ने तो वहीं पर उसकी डोरियां खोलने के बाद उसे कंधों से नीचे गिरा दिया था। वो अपने हाथों से अपने आप को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन विराज उसे यूं ही बाहों में उठाए बेड पर लेकर आया और फिर उस पर झुकता चला गया, कभी होंठ कभी गर्दन। और जब वो उसकी नरम धड़कनों को अपनी जीभ से सहलाने लगा तो ईशा मचल उठी। फिर एक पल की भी देरी किए बगैर विराज उसके नाजुक से वजूद में उतरता चला गया। एक हल्की सी चीख थी जो उसके लबों से निकली थी।
मगर विराज उसके लबों को इस कदर मजबूती से कैद कर चुका था कि वो चीख एकदम दब कर रह गई थी। पूरी रात वो उसके वजूद पर अपना जुनून लुटाता रहा। ईशा की कमर जकड़ चुकी थी, बिस्तर की चादर भी अपना रंग बदल चुकी थी। वो बड़ी मुश्किल से बोली थी, विराज प्लीज़ बस कर दें, मैं अब और नहीं सह पाऊंगी, मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज़ बस कर दें। अब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, इसी कमरे में रहूंगी। लेकिन विराज को तो उस लड़की के हुस्न का ऐसा नशा लगा था कि वो खुद पर कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था। हालांकि वो कमरे में ये सोचकर आया था कि वो उस लड़की को एक बार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन अब उसको जैसे खुद से ही कंट्रोल ख़त्म हो चुका था। पूरी रात वो उस पर अपना जुनून लुटाता रहा। घर में कोई और लोग मौजूद नहीं थे। मानसी जी थी और उनका बेटा। नौकर तो वैसे ही सर्वेंट क्वार्टर में जाकर सोया करते थे। मानसी जी बड़ी बेचैनी से लॉन्ज के सोफे पर ही बैठी थीं और सारी रात सो नहीं पाई थीं। कमरे से आने वाली हल्की आवाज़ें उन्हें सुनाई दे रही थीं और हर बार ही आवाज़ सुनकर उनके चेहरे की रंगत भी बदलती थी। सारी रात ईशा के वजूद पर शिद्दतें लुटाने के बाद विराज वहीं सो चुका था। अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो ईशा यूं ही बिस्तर पर लेटी हुई थी, मगर सारी रात का खुमार विराज के ऊपर से जैसे पल भर में उतर चुका था। वो फ्रेश होकर कमरे से बाहर आया तो सामने सोफे पर अपनी माँ को सोफे से टेक लगाकर सोते देखकर वो एकदम से तड़प चुका था। अपनी माँ को इस हालत में देखकर फौरन उनके पास आया। कहने लगा, मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप कमरे में जाकर सो जाती, आप सारी रात यहीं पर बैठी रहीं। मानसी जी बेटे की आवाज़ सुनकर जाग चुकी थीं। फिर बड़ी सख्त नज़रों से अपने बेटे को देखा। विराज के अंदर कुछ हुआ था। कहने लगा, क्या हुआ मॉम? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? वो उनका घुटना पकड़कर बोला तो वो गुस्से से अपने बेटे का हाथ झटक चुकी थीं। कहने लगी, मैंने तुम्हें क्या कहा था विराज कि तुम उस लड़की को बर्बाद कर दोगे? मुझे ये लड़की जहर लगती है, नफरत है मुझे। मेरा बस चले तो मैं अपने हाथों से उसकी जान ले लूँ और तुम पूरी रात उसके पहलू में गुजारते रहे। क्या तुम भी बदल गए हो बाकियों की तरह? क्या तुमने अपनी माँ की बात की लाज नहीं रखी? क्या तुम इस लड़की को अपनी पत्नी स्वीकार कर चुके हो? विराज, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम चौधरी ख़ानदान को बर्बाद करके रख दोगे। चौधरी ख़ानदान की लड़की को इस तरह जलील और ज़ख्मी किया जाएगा कि वो ख़ानदान तड़प जाए। वो ख़ानदान तड़पेगा, रोएगा, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। और तुम? अपनी माँ को यूँ रूठता देखकर विराज धीरे से मुस्कुरा दिया। फिर अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहने लगा। चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट आई थी। मॉम, क्या आपको लगता है कि मैं उस लड़की को सच में अपनी पत्नी मान चुका हूँ? हरगिज भी नहीं। अरे ऐसी लड़की तो आपके कदमों पर मैं कुर्बान कर दूँ। मैंने उस लड़की को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है और अब इस कदर बर्बाद कर दिया है कि ये किसी और मर्द के काबिल भी नहीं रही। आप यही चाहती थी ना कि मैं उसे यहाँ लाने के बाद रातों रात उसे तलाक देकर यहाँ से चलता कर दूँ। चौधरी ख़ानदान अपनी बेटी को ढूंढता रहे और आप अपने दिल की भड़ास निकाल सकें। लेकिन मैंने उसे पूरी रात इस तरह से इस्तेमाल किया है कि ये मेरे बाद किसी और मर्द के काबिल ही नहीं रही और ये अब मर्दों की साय से भी डरेगी। इस तरह से उसके वजूद में डर उतार दिया है मैंने। ये सुनकर मानसी जी के चेहरे पर भी एक शैतानी मुस्कुराहट आई थी। दोनों माँ बेटा इस बात से बेखबर थे कि अंदर से तड़पती हुई ईशा, जो कुछ देर पहले ही उठी थी और बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाकर चलती हुई वो दरवाजे तक आई थी ताकि मानसी जी से कहकर कोई पेन किलर ले सके, उन दोनों की बातें सुन चुकी थी। मानसी जी कहने लगी कि फिर देर किस बात की है? उठाओ उस कचरे को अपने कमरे से और यहाँ लेकर आओ मेरे सामने। जिस हालत में भी है उसी हालत में लेकर आओ और निकालो उस लड़की को इस घर से, धक्के देकर, तलाक देकर। आज मेरा बदला पूरा होगा, आज मेरे दिल को सुकून मिलेगा। मानसी जी बड़े ही तिरस्कार से बोली थीं और विराज, जो अपनी माँ की बातों पर बचपन से लेकर अब तक सर झुकाता आया था और अपनी माँ के कहने पर उसने हर गलत काम किया था, चेहरे पर सख्ती लिए कमरे की तरफ आया था। मगर दरवाजे के सामने का खुला मंजर देखकर उसके कदम एक पल के लिए रुक गए थे, क्योंकि ईशा बेड पर मौजूद नहीं थी। उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाया तो वो अंदर से लॉक था। वो वहीं पर खड़ा इंतजार करने लगा कि ये लड़की वॉशरूम से निकले तो खड़े खड़े उसके मुंह पर तलाक के पेपर दे मारे, जो उसने बहुत पहले ही बनवा कर रख लिए थे। जब आधा घंटा गुजर गया और वॉशरूम का दरवाज़ा ना खुला
और ना ही अंदर से कोई आवाज़ आई तो वो दरवाजे को गुस्से से पीटने लगा। जब उसने दरवाजे का लॉक तोड़कर अंदर देखा तो दोनों माँ बेटे का मुंह खुला का खुला रह चुका था, क्योंकि वॉशरूम का रोशनदान खुला हुआ था। अंदर एक स्टूल भी पड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ ईशा मौजूद नहीं थी। वो वॉशरूम के रोशनदान से नीचे बालकनी में छलांग लगा चुकी थी और वहाँ से बाहर आंगन में जाने वाली सीढ़ियों से उतरकर घर से भाग चुकी थी। मानसी जी चिल्लाई थी, कहाँ गई ये लड़की विराज? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, किधर गई ये लड़की? कहीं उसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? जाओ, जाकर लेकर आओ उस लड़की को। मेरी तरफ से चाहो तो उसे गोली मार दो, लेकिन वो लड़की सही सलामत अपने घर वालों के पास नहीं जानी चाहिए। विराज कहने लगा, रिलैक्स मॉम, रिलैक्स। अगर उसके घर वालों ने कोई बात करने की कोशिश की भी, ये सवाल किया, तो मैं साफ कह दूंगा कि वो तो किसी अपने आशिक के साथ ही भाग गई है और मैं उसे नहीं जानता। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। अगर प्लान ए ने काम न किया तो हम प्लान बी इस्तेमाल करेंगे। वो गाड़ी की चाबी उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था और फिर ईशा को ढूंढने के लिए वहां से निकल गया। लेकिन ईशा खुद को काली चादर में लपेटकर वहां पर मौजूद पिछली गली में मौजूद मंदिर में ही छुपी बैठी थी। जाती भी तो जाती कहाँ? उसे तो वापस जाने का रास्ता भी नहीं पता था और ना ही उसके पास पैसे थे। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हुआ क्या है। उसे अपने माँ बाप पर भी गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने बगैर सोचे समझे उसकी शादी ऐसे लोगों में कर दी थी जो न जाने किस बात का बदला उससे ले रहे थे। ईशा को आज से 6 महीने पहले का वो समय याद आने लगा। विराट का उसकी ज़िंदगी में आना और बार बार शादी के लिए जिद करना। उसके पीछे कुछ तो राज जरूर छिपा था, जिससे पहले ईशा अनजान थी। हमेशा की तरह स्कूल से छुट्टी होते ही ईशा सीधा स्कूल के बाहर मौजूद चाचा राजेश की दुकान पर गई थी, जहां पर हमेशा की तरह उसकी फेवरेट इमली कैंडी मौजूद थी। जल्दी से उसने बैग से 50 रुपये निकाले थे और चाचा राजेश को थमाते हुए कहने लगी, चाचा जल्दी से 50 रुपये की इमली कैंडी दे दो। चाचा भी हैरान थे, कहने लगे, मुझे क्या, मैं तुम्हें 50 रुपये की इमली कैंडी दे दूंगा, मेरा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन बेटा, इतनी इमली खाना अच्छी बात नहीं होती, पता नहीं क्या कुछ गंद बला डालकर ही बनाया जाता है। अपनी सेहत का भी ख्याल किया करो, इतनी अच्छी बच्ची हो तुम। लेकिन ईशा को ये बातें उस समय कहाँ समझ आती थीं। उसे तो शुरू से ही खट्टी चीज़ें बहुत पसंद थीं। घर में तो पुष्पा जी उसे ये सारी चीज़ें खाने नहीं देती थीं और बाप तो वैसे ही सख्त मिजाज इंसान था। ईशा ने कभी अपने बाप से कोई जिद नहीं की थी। जानती थी अगर कर भी ली तो बाप कौन सा पूरी कर देगा। सारे रास्ते इमली कैंडी घर पहुंचने से पहले तक चटकारे ले लेकर ख़त्म कर चुकी होती थी। आज भी वो हमेशा की तरह हाथ में इमली लिए एक पैकेट खोलकर चटकारे ले लेकर खाती। जैसे ही आगे बढ़ती तो बेध्यानी में ये देखना ही भूल गई थी कि दूसरी तरफ से एक बड़ी सी काले रंग की गाड़ी आ रही है। जब तक ईशा को होश आता, सारी इमली कैंडी के पैकेट उसके हाथ से गिर चुके थे और सामने गाड़ी वाले ने भी एकदम जल्दी से ब्रेक लगा दी थी। फिर गुस्से से गाड़ी से नीचे उतरकर आया, कहने लगा, अंधी हो गई हो क्या? दिखाई नहीं देता? सामने से इतनी बड़ी गाड़ी आ रही है, इतना ही मरने का शौक है तो कहीं और जाकर मरो। लेकिन यहाँ पर भी ईशा थी। उस इंसान के चेहरे की तरफ देखे बगैर सबसे पहले तो उसने अपनी सारी इमलियों के पैकेट उठाए थे। फिर गुस्से से कहने लगी, चलो मैं तो अंधी हूँ, लेकिन आपको तो भगवान जी ने 2-2 आंखें दे रखी हैं ना? क्या दिखाई नहीं दे रहा? सामने स्कूल है और वहाँ से बच्चे निकलकर घर जा रहे हैं, फिर इतनी हवाओं के घोड़े पर सवार होकर आने की क्या ज़रूरत थी? मानती हूँ भगवान जी ने आपको आँखों के साथ साथ एक बड़ी गाड़ी भी दे दी है, लेकिन शायद चलाना नहीं आ सका अभी तक आपको। वहाँ पर लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे और मज़े से उस छोटी सी लड़की को पटर पटर बोलते हुए धीरे धीरे मुस्कुराते हुए देख रहे थे। विराज को अपनी सख्त बेइज्जती महसूस हुई। वो नाक समेटते हुए उसे बातें सुनाती वहाँ से आगे की ओर बढ़ चुकी थी। सामने खड़ा हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि विराज ही था, जो पहली नज़र उस लड़की को देखकर आग बबूला हो चुका था। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो विराज के सामने ऊंची आवाज़ में भी बात कर सकता। वो तो यहाँ पर अपने बाप के कहने पर कुछ ज़मीनों के मामले देखने के लिए आया था, वरना तो वो कभी गांव का रुख भी न करता। उस वक्त वहाँ पर काफ़ी लोग थे, मगर वो सोच चुका था कि इस लड़की को सबक जरूर सिखाएगा। स्कूल यूनिफॉर्म में ईशा लग भी बेहद प्यारी रही थी। अपनी सहेलियों के साथ वो घर की तरफ रवाना हुई तो उनमें से एक लड़की कहने लगी, यार
इतने हैंडसम लड़के के साथ तुम कैसे झगड़ सकती हो? मैं तो होती तो सीधा जाकर उसके कदमों में ढेर हो जाती। इस अंदाज में उससे माफ़ी मांगती कि वो तो मेरा बॉयफ्रेंड ही बन जाता। ईशा उसे घूर कर देखने लगी, कहने लगी, तुम जैसे दिल फेंक लड़की से और उम्मीद भी क्या रखी जा सकती है? इस जैसे बदतमीज लड़कों को तुम नहीं जानती। मुझे तो लग ही शहरी बाबू रहा था, और उसका तो पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ चक्कर होगा शहर में। जैसे जैसे उन लड़कियों के घर आते गए वो सब अपने अपने घरों की तरफ मुड़ चुकी थीं। ईशा अपने घर की तरफ आई तभी उसे दूर से ही वही काली कार दिखाई दी जो कुछ देर पहले फासले पर खड़ी थी। ईशा को थोड़ा सा डर लगा। उसे लगा कि कहीं ये इंसान उसे पकड़कर गाड़ी में ही न डालकर ले जाए। वो जल्दी से भागकर अपने घर आ चुकी थी, और विराज उस वक्त जल्दी में था क्योंकि उसकी माँ की बार बार कॉल्स आ रही थीं। इसीलिए उस लड़की के घर की उसने एक तस्वीर खींचकर रख ली। फिर कुछ दिन बाद दोबारा आएगा और उस लड़की को सबक सिखाएगा जो सबके सामने उसे इस कदर बदतमीजी से बात कर गई थी। वो वहाँ से वापस तो आ चुका था, लेकिन अभी भी उसका गुस्सा वैसे के वैसा ही था। रात को खाने की मेज पर बैठा तो पहले की तरह बात भी नहीं कर रहा था। मानसी जी ने जब उसे चुप देखा तो पूछने लगी, बेटा क्या हुआ है? क्या किसी से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? क्यों तुम्हारे चेहरे पर 12 बजे हुए हैं? तुम्हारे तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहे। ये सुनकर विराज अपनी माँ को बताने लगा कि डैड के कहने पर मैं गाँव गया था और वहाँ की जाहिल बदतमीज लड़की ने किस कदर बदतमीजी की। मानसी जी तो दंग रह गई, कहने लगी, वहाँ के लोअर मिडिल क्लास लोग होते ही ऐसे हैं। बड़ी गाड़ी देखी नहीं कि सामने से खुद आकर हाथ पैर तुड़वाने आ जाते हैं कि इस बहाने उन्हें 2 पैसे तो मिल जाएंगे। विराज कहने लगा कि मैंने भी उसके घर की तस्वीर बनाकर ले आया हूँ, इतनी आसानी से तो उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उसने अपने मोबाइल पर वो तस्वीर निकालकर अपनी माँ के सामने रख दी। बेध्यानी में ही जब मानसी जी की नज़र उसके मोबाइल स्क्रीन पर गई तो उनके हाथ से चम्मच छूटा था। विराज अपनी माँ की तरफ देखने लगा। मानसी जी ने उसके हाथ से मोबाइल लेकर स्क्रीन को जूम करके देखा और फिर कहने लगी, ये तो चौधरी सूरज का घर है। विराज अपनी माँ को देख रहा था, कहने लगा, क्या मतलब? क्या आप जानती हैं लोगों को? बदले की आग मानसी जी की आंखों में भड़कने लगी, और उसके बाद जो कुछ उन्होंने अपने बेटे को बताया वो सुनकर विराज के अंदर भी खून जोश मार चुका था। कहने लगा, अब तो मेरा गुस्सा पहले से भी ज़्यादा डबल हो चुका है। देखिएगा मॉम, मैं कैसे उस लड़की को सीधा करता हूँ। ये सुनकर मानसी जी के चेहरे पर एक कमीनगी भरी मुस्कुराहट आ गई थी। अगले दिन जब ईशा दोबारा स्कूल से बाहर निकली तो वो बाहर वही काली गाड़ी उसे दिखाई दी, जिसे देखकर वो थोड़ा सा घबरा गई थी। मगर विराज उस गाड़ी से निकलकर अब बाहर आकर खड़ा हो चुका था। जिस कदर वो हैंडसम और ड्रेसिंग लग रहा था, स्कूल की लड़कियों से देखकर मर मिटने को तैयार थी। हालांकि वो उनसे उम्र में काफ़ी बड़ा था, मगर उन्हें बिल्कुल अपने नॉवल के हीरो की तरह लग रहा था। ईशा जैसे ही उसके करीब से गुजरने लगी तो वो उससे कहने लगा, सुनिए मिस नकचड़ी, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? ये सुनकर ईशा ने भी उसे पलट कर देखा। फिर गुस्से से कहने लगी, आप में और मुझ में इतनी दोस्ती कब से हो गई कि आप मुझे इस तरह के नामों से बुला रहे हैं? और मुझे गैरों से बातें करने का कोई शौक नहीं। विराज मुस्कुराकर कहने लगा, जब तक बात नहीं करोगी तब तक पहचान कैसे बढ़ेगी? लेकिन ईशा आगे बढ़ चुकी थी। उसकी सहेलियां आज नहीं आई थीं। वो जिस रास्ते से जाती थी वो एक चौड़ा रोड था। पीछे पीछे विराज की गाड़ी आ रही थी। उसे लगा कि वो उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए उससे बचने के लिए वो एक शॉर्टकट कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ गई, जिससे लोग बहुत कम आते जाते थे। लेकिन बहुत शॉर्ट रास्ता था। 10 मिनट का रास्ता 5 मिनट में तय हो जाता था। वो तेज तेज कदम उठाती कच्चे रास्ते से अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी पलटकर उसने देखा विराज की गाड़ी अब उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। तो उसने सूख का सांस लिया, लेकिन जैसे ही आगे चलने लगी उसका पाँव पत्थर से ठोकर खाकर मुड़ चुका था और वो मुंह के बल नीचे गिरी। तभी सामने झाड़ियों से 3-4 अय्याश लड़के निकलकर एकदम से बाहर आ गए, और उन लड़कों ने ईशा को देखकर सीटियां बजाना शुरू कर दी। एक लड़का सीटी बजाकर कहने लगा, अरे अरे, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। आज तो ये मिसाल आंखों से देख ली, खुद ही हमारी गोद में आ गई है। कसम से बिल्कुल रसमलाई लग रही है। अरे मेरी छमक चलो। एक लड़की ने आगे बढ़कर अभी ईशा को छूने की कोशिश की थी कि वो डर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। जैसे ही वो उठकर भागने लगी तभी 2 लड़कों ने उसे पकड़ लिया
और तीसरा लड़का अपना हाथ उससे टच करता, उसके वजूद पर रखकर कोई बदतमीजी करता। इससे पहले ही वहां पर एक गाड़ी आई जो लगातार हॉर्न बजाने लगी। विराज गाड़ी से निकला और किसी हीरो की तरह उन सारे लड़कों को मारने लगा। विराज से मार खाकर वो सब भाग गए थे और रोते हुए वो अपने बैग को सीने से लगा एक तरफ खड़ी हो गई थी। विराज कहने लगा, फिक्र मत करो, तुम्हारा यूं अकेले जाना ठीक नहीं है। मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। ईशा के पास कोई और चारा नहीं था, वो उसकी गाड़ी में बैठ चुकी थी। एक पल के लिए विराज को उसकी मासूमियत पर दिल से प्यार आया था, लेकिन दिल में जब बदले की आग भड़क उठी थी तो वो सारे जज्बात जैसे मध्यम हो चुके थे। बार बार उसके बाद विराज के चक्कर अक्सर गांव में लगने लगे और उसने खुद ईशा से कहा कि क्यूट सी लड़की, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उस दिन तो ईशा ने विराज को कॉलर से ही पकड़ लिया था। कहने लगी, शर्म नहीं आती आपको? इतने बड़े हैं आप और मैं मासूम सी लड़की, अभी मेरी उम्र ही क्या है। कितने गंदे हैं आप, गंदी नज़र रखते हैं मुझ पर। पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड होंगी शहर में आपकी, और अब आप मुझे भी उन लड़कियों जैसा समझ रहे हैं। आगे से मुझे इस गांव में नज़र मत आइएगा, वरना मैं अपने पापा को शिकायत लगाऊंगी और आपकी पिटाई लगवाऊंगी। मगर उसे कहाँ पता था कि विराज रिश्ता लेकर उसके घर ही पहुंच जाएगा, और फिर उसकी किस्मत ने ऐसा पलटा खाया था कि वो बिल्कुल बेसहारा बेबस होकर एक मंदिर में छुपकर बैठी हुई थी। ईशा का जिस गांव से संबंध था वहां पर तो तलाक का नामो निशान भी मौजूद नहीं था। अगर कभी इत्तफाकन किसी लड़की को तलाक हो जाती थी तो उसके बाप की जरा भी इज्जत नहीं रहती थी। जैसे उनकी पगड़ी पूरे गांव में उछाली जाती थी, और उसका बाप तो गांव का सरदार था, हर कोई उन्हें इज्जत की निगाह से देखता था। ईशा का सांस रुकने लगा, ये सोच कर ही कि अगर विराज ने उसे तलाक दे दी और वो तलाक लेकर वापस घर गई तो गांव वाले कैसी कैसी बातें करेंगे कि ऐसा भी क्या हो गया था कि एक ही रात में लड़की तलाक लेकर घर आ गई, और फिर उसके बाप की इज्जत तो मिट्टी में ही मिल जाएगी। अगर वो यहाँ से वापस अपने गांव गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। एक अजीब से खौफ ने उसे अपने लपेटे में ले लिया था। वहीं विराज ने उसे हर तरफ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। 2 दिन गुजर चुके थे और फिर मानसी जी उससे कहने लगी, मुझे लगता है वो मनहूस लड़की अपने बाप के घर ही जा चुकी है। तुम जाओ और उसके बाप के सामने उसको तलाक देकर आओ। यही उन चौधरियों की सजा है। विराज अपनी माँ की बात सुनकर घर से निकला था। सारे रास्ते बार बार ईशा के साथ वो संगत के पल याद आ रहे थे जो उसने शादी की पहली रात ईशा के साथ गुजारे थे। उसकी दबी दबी वो सिसकियाँ, उसकी आंखों से टपकते आंसू, उसे सब याद आ रहे थे। लेकिन अगले ही पल उसने अपना दिमाग झटक दिया। 4 घंटे के लंबे सफ़र के बाद वो गांव पहुंच चुका था। बगैर डरे अपने रौबदार अंदाज के साथ वो धड़ल्ले से अपनी ससुराल में दाखिल हुआ था। सामने ही उसे पुष्पा जी नजर आई थीं। वो जल्दी से उसकी तरफ आई। अरे बेटा, कैसे हो? अचानक आ गए, बता देते तो मैं कुछ तैयारी कर लेती। वो उसे बहुत प्यार से मिलते हुए कहने लगी कि अरे तुम्हारे साथ ईशा नहीं आई क्या? ईशा बेटा, कहाँ हो तुम? कहीं गाड़ी में तो दबक कर नहीं बैठी? थोड़ी नाराज़ भी थी ना कि मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों करवा रहे हो? वो थोड़ा झेंपते हुए ये सब कुछ बोल रही थी, लेकिन ये शब्द सुनकर विराज का माथा ठनका था। कहने लगा, क्या मतलब? क्या ईशा आपके पास नहीं है? पुष्पा जी कहने लगी, अरे बेटा, ये कैसा मजाक कर रहे हो? हमारे पास कहाँ से होगी? हमने तो उसे तुम्हारे साथ विदा कर दिया था ना। मैं तो कब से तुम लोगों की राह देख रही थी कि तुम लोग आओ और मैं तुम्हारी एक शानदार सा स्वागत करूं। ये सुनकर विराज चुप हो चुका था। फिर कहने लगा, यकीनन छुपा कर रखा होगा बेटी को किसी कमरे में, और मेरे सामने ही ड्रामेबाजी कर रही हो। पुष्पा जी कहने लगी, क्या मतलब है? हमें तो खुद समझ नहीं आ रहा विराज बेटा तो कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। अब तो पुष्पा जी को कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था। उनका दिल किसी अनहोनी के एहसास से धड़कने लगा। विराज ने खुद ही घर के सारे कमरों में जाकर देखा कि शायद ईशा कहीं पर छुपकर बैठी हो, लेकिन वो कहीं भी मौजूद नहीं थी। तब तक सूरज चौधरी भी घर पर आ चुके थे। वो उनके सामने चिल्लाकर कहने लगा, मुझे अगर पता होता कि आप लोगों की बेटी इस कैरेक्टर की मालिक है तो मैं कभी भी उसे ब्याह कर न ले जाता। अरे मैं तो उसे मासूम समझता था, लेकिन वो तो शादी की रात ही अपने किसी आशिक के साथ भाग निकली। ये सुनकर सूरज चौधरी का हाथ सीधा अपने दिल की तरफ गया था। पुष्पा जी की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। कहने लगी, ये क्या कह रहे हो बेटा? हम तो बर्बाद हो गए।
मेरी बेटी के बारे में ऐसा कुछ मत बोलो। हमने तो बड़ी इज्जत के साथ उसे तुम्हारे साथ विदा किया था। मगर विराज ऊंची आवाज़ में उसकी जात पर कीचड़ उछालकर वहाँ से आ चुका था। ये भी न देखा कि बूढ़े माँ बाप पर क्या गुजरेगी। और वहीं उसके यूं चिल्लाने पर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो चुके थे। सबको ही खबर हो चुकी थी कि ईशा क्या गुल खिला चुकी है। सूरज चौधरी को भी अब गुस्सा आने लगा और जोरदार थप्पड़ पुष्पा जी के मुंह पर दे मारा। क्या ये थी तुम्हारी परवरिश? मेरा तो सारा दिन बाहर लोगों में उनके फैसले सुनाते रहना और उनकी समस्याएं सुनते हुए गुजर जाता था। रात को मैं घर आता था और ये कर रही थी तुम अपनी बेटी की परवरिश। आज उसने मेरी नाक कटवा दी। पुष्पा जी तो वहीं जमीन पर ढेर हो चुकी थीं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें और क्या ना कहें। उन्हें तो बस इस बात की चिंता थी, आखिर उनकी बेटी गई तो गई कहाँ। उनका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि वो किसी लड़के के साथ फरार हुई है। सूरज चौधरी कहने लगे कि अब वो लड़की मुझे दोबारा इस गांव में भी नजर आई तो मैं उसकी जान ले लूँगा। पूरे गांव में धीरे धीरे ये बात फैल चुकी थी। वहीं विराज जब वापस आया तो बड़े विजयी अंदाज में अपनी माँ को बताने लगा कि मॉम, आपने जो कहा था मैं वो कर आया हूँ। आज आपका बदला पूरा हो गया। पूरे गांव के सामने उस चौधरी की नाक कट गई। वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। खुशी से मानसी जी के कह कहे गूंजने लगे थे। कहने लगी, आज मेरी बहन की आत्मा को सुकून मिला होगा, उसके कलेजे को ठंडक पड़ी होगी। जो जख्म उस सूरज चौधरी ने उसको दिए थे, आज यकीनन उसके उन जख्मों पर मरहम लग चुका होगा। कुछ देर तो विराज अपनी माँ के साथ बैठा रहा, लेकिन फिर अपने कमरे में जा चुका था। वो काफ़ी थका हुआ था, सोने के लिए आंखें बंद करने लगा, लेकिन बार बार उसे ईशा दुल्हन के रूप में अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। नींद जैसे आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। पिछले 3 घंटे से वो बस करवट पर करवट लिए जा रहा था। एक अजीब सी बेचैनी ने उसे अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। बार बार ये ख्याल आ रहा था कि अगर वो लड़की अपने घर नहीं गई तो फिर कहाँ है। यकीनन वो बातें सुनकर ही भाग गई थी, लेकिन गई तो गई कहाँ? कहीं वो गलत हाथों में तो नहीं लग गई। लेकिन अगले ही पल मानसी जी की नफरत और तिरस्कार भरी बातें जब विराज के दिलो दिमाग पर छाने लगी तो वो एक बार फिर उससे नफरत करने लगा। सोचने लगा कि वो कौन सा मेरी मनपसंद पत्नी थी। उससे तो मैंने पहले दिन से ही शादी सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए की थी। फिर मुझे क्या, वो जहाँ मर्जी जाए और उसके साथ जो भी हो जाए। वो दोबारा बिस्तर पर सोने के इरादे से लेट चुका था। कई दिन गुजर चुके थे और मानसी जी ने भूल कर भी उस लड़की का नाम अपने होठों पर नहीं लाया था। मानसी जी के दिल में तो अपने बेटे के लिए मोहब्बत जैसे पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मानसी जी की छोटी बहन थी जिसका नाम आरती था, और मानसी अपनी छोटी बहन आरती को दिलो जान से चाहती थी। बिल्कुल अपनी सगी औलाद की तरह प्यार करती आई थी। माँ बाप के मरने के बाद मानसी की छोटी बहन उसके साथ ही रहने लगी थी। चौधरी खानदान के साथ उनके रिश्ते शुरू से ही बड़े अच्छे रहे थे। सूरज चौधरी के माँ बाप और मानसी जी के माँ बाप आपस में बिल्कुल सगे भाइयों जैसी मोहब्बत रखते थे। हालांकि उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती का था। इसी बीच आरती को सूरज चौधरी पसंद आ चुका था और वो उस पर दिल हार चुकी थी। बातों ही बातों में रिश्ते की बात आगे बढ़ी और सूरज चौधरी और आरती का रिश्ता पक्का कर दिया गया। लेकिन जब सूरज को ये बात पता चली तो उनके गुस्से की कोई हद नहीं रही। उन्हें तो पुष्पा पसंद थी और वो उसी के साथ शादी करना चाहते थे। वो झट से इनकार करके कहने लगे कि मैं आरती से शादी कर लूँ? ये मुमकिन नहीं। आप लोगों ने देखा नहीं कि वो कैसी है? जब देखो कुएं के पास खड़ी होती है, आते जाते गांव के आवारा लड़के उसे ताड़ते रहते हैं। कभी उछलकर खेतों से गन्ने चुरा रही होती है, दुपट्टा तो बस जैसे लेना भूल ही जाती है। मैं तो ऐसी लड़की से शादी नहीं करने वाला। इस बात पर आरती का दिल बहुत दुखा था, लेकिन सूरज ने साफ इनकार कर दिया कि मैं आरती से शादी नहीं बल्कि पुष्पा से शादी करना चाहता हूँ। ज़बरदस्ती घर वालों ने शादी का दिन भी तय कर दिया था, क्योंकि दोनों दोस्त अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहते थे। मगर ठीक शादी के वक्त तो सूरज घर ही नहीं आया था। कितनी ही देर तक आरती दुल्हन बनी उसका इंतज़ार करती रही। पूरे गांव में उनकी बेइज्जती हो चुकी थी और सूरज ने आरती को नहीं अपनाया। आरती का दिल इस कदर टूटा कि उसने अपनी जान ले ली। मानसी चीख चीख कर कहने लगी कि तू मेरी बहन का कातिल है। तूने अपने हाथों से मेरी बहन को मार दिया। वो तेरे प्यार में मरी है, तू उसका कातिल है। लेकिन सूरज कहने लगा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरा
आरती के साथ बेजोड़ रिश्ता है, लेकिन आप लोग ज़बरदस्ती करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा ही होना था। अपनी बहन की मौत का दुख सीने से लगाए मानसी कब से जल भून रही थी, और आज सूरज की ही बेटी को अपनी बहू बनाकर तलाक दिलवाना शायद मानसी जी के लिए अपनी बहन का बदला पूरा करना था। वक्त तेजी से आगे बढ़ने लगा। मानसी जी तो अपने बेटे के लिए दोबारा से लड़कियां देखना शुरू कर चुकी थीं, लेकिन वो तो ईशा की यादों में ही अब डूब चुका था। उसे हैरत हो रही थी कि वो लड़की सिर्फ एक रात के लिए उसके पास थी। उसने एक रात में ही उसे अंदर तक सैराब कर दिया था, और उसने अपनी माँ के कहने के अनुसार उस पर कितनी सख्ती भी की थी। लेकिन जैसे जैसे वो दर्द से मचल रही थी, विराज को अब याद आता तो उसका जमीर उसके मुंह पर तमाचे मारता था। उसे बहुत दुख होता था कि उसने क्यों उस मासूम सी लड़की पर इस कदर जुल्म किया। कई बार उसने उसे ढूंढने की कोशिश की थी, और गांव में भी अपने लोग भिजवाकर ये पूछना चाहा कि क्या सूरज चौधरी के घर वापस उनकी बेटी आ चुकी है, मगर उनका यही कहना था कि नहीं। सूरज चौधरी ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि अगर मेरी बेटी गांव में मुझे कहीं भी दिखाई दे दे तो मैं उसकी जान अपने हाथों से ले लूँगा। विराज दुख से गहरी सांस लेकर रह चुका था। धीरे धीरे ईशा की मोहब्बत उसके वजूद में दौड़ने लगी। रातों को उसे नींद नहीं आती थी, आंखों के नीचे काले हल्के पड़ने लगे थे, और मानसी जी अपने बेटे की हालत देख देखकर अंदर ही अंदर घुलती रहती थीं। उससे पूछती कि तुम्हें हुआ क्या है, कारोबार में नुकसान हो रहा है क्या? लेकिन वो चाहकर भी अपनी माँ को बता नहीं सकता था कि उसको कौन सा रोग लग चुका था। यहाँ तक कि 6 महीने गुजर चुके थे। एक दिन उसको गांव से अचानक खबर आई कि साहब जी, गोदाम में आग लग चुकी है, जल्दी आइए। विराज एकदम से हड़बड़ाकर उठा था। माँ को बताए बगैर उसने गाड़ी की चाबी उठाई और फिर जल्दबाजी में घर से गांव के लिए निकल चुका था। बहुत ही बारिश हो रही थी, और इसी बारिश में तेज ड्राइविंग करते हुए वो गांव पहुंचा था। एक नौकर ने गोदाम में बैठकर सिगरेट पीना शुरू कर दिया था, और फिर सिगरेट बुझाए बगैर ही वहीं फेंककर बाहर निकल आया था, जिसके बाद वहां पर आग भड़क चुकी थी। आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे। फौरन फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जो गांव के कच्चे रास्ते होने की वजह से बड़ी देर लगाकर गोदाम तक पहुंची थी, और फिर आग को बुझाया गया। लेकिन तब तक विराज को काफ़ी नुकसान हो चुका था। सुबह की लाली फूट चुकी थी जब उसे एक तरफ से गांव की ज़मीन और गोदाम की देखरेख करने वाले हरीश काका की आवाज़ आई। एक तो जब देखो तेरा नाटक ही ख़त्म नहीं होता, जा और जाकर गोदाम की सफाई कर। अनाज की बोरियां उठाकर बाहर लेकर साफ सामान एक तरफ रखना और जले हुए सामान को अलग कर देना। हरीश जिस रूखे अंदाज में बोल रहा था, विराज ने पलटकर उस तरफ देखा जहां पर एक बड़ी सी चादर में लड़की मुंह छुपाकर बैठी थी। विराज के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, हरीश, मैंने तुम्हें कहा था ना, कोई भी औरत यहाँ पर काम नहीं करेगी, तुम सिर्फ मर्दों को ही रखोगे। ये सुनकर हरीश कहने लगा कि अरे साहब जी, मैंने तो इसको बहुत मना किया था कि कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी ये नहीं मानी। कहने लगी, काम दे दो, मेरा कोई सहारा नहीं, ऊपर से माँ बनने वाली है सो अलग, जब देखो एक तरफ पड़ी रहती है, बुखार में तपती रहती है, कोई काम तो इससे होता नहीं है, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए आई हुई है। उसकी बात सुनकर विराज ने उससे झड़क दिया। कहने लगा, शट अप, क्या तुम्हें बात करने की तमीज नहीं? तब तक वो लड़की उठकर गोदाम में सफाई करने लगी थी। वहाँ पर कुछ और नौकर भी मौजूद थे जिनके साथ मिलकर वो वहाँ की सफाई कर रही थी। लेकिन विराज की नज़रें उसके वजूद पर ही टिक चुकी थीं, जिसने अपना चेहरा छुपा रखा था। कुछ देर के बाद ही जब विराज गोदाम को देखने के लिए अंदर गया तो अचानक वो लड़की बुरी तरह से खांसते हुए उसके सामने आई थी। खांसते हुए उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं। वो पानी मांग रही थी। अंदर काफ़ी धुआं था, काली राख हो रही थी। विराज उसे बाजू से पकड़कर बाहर लेकर आया, लेकिन तब तक वो लड़की बेहोश हो चुकी थी। हरीश कहने लगा, अरे साहब जी, छोड़ें इसको, हाथ मत लगाएं। मैं अपनी पत्नी को कहता हूँ, वो इसको यहाँ के हकीम के पास ले जाएगी। लेकिन तब तक उसके चेहरे से चादर उतर चुकी थी। विराज को झटका लगा। कितने ही पल तक वो उसका चेहरा देखता रहा। ये तो ईशा थी, उसकी पत्नी, मगर क्या हालत हो चुकी थी उसकी। वो शोख हसीन चेहरा तो कहीं पर भी नहीं था। विराज ने फौरन उसे अपनी गोद में उठाया और फिर गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा दी। अपने पेट पर हाथ रखे ईशा लगातार करा रही थी और विराज तो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहा था।
वो उसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। नर्स विराज से पूछने लगी, ये लड़की आपकी क्या लगती है? तो विराज कहने लगा, ये मेरी पत्नी है। ये सुनकर नर्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। कहने लगी, क्या आप सच कह रहे हैं? ये तो कहीं से भी आपकी बीवी नहीं लग रही। लेकिन विराज ने उसे ऐसे खूंखार नज़रों से देखा कि वो चुपचाप उसका नाम लिखने लगी थी। डॉक्टर ने तमाम टेस्ट किए थे और हर टेस्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर थीं। डॉक्टर्स कहने लगे कि आपकी पत्नी तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और इस हालत में भी वो काम कर रही हैं, जबकि इनका बच्चा पहले ही काफ़ी कमज़ोर है और फिर ऊपर से अब इनकी ये हालत। विराज किसी भी तरह बहाने बनाकर डॉक्टर को बताने लगा। कुछ देर बाद ईशा को होश आ चुका था। जब उसने आँख खोलकर देखा तो वो अस्पताल के बेड पर थी। जैसे ही विराज उसकी तरफ बढ़ा तो विराज को देखकर वो फौरन बेड से उठने लगी। ड्रिप की सिरिंज को उसने अपनी कलाई से निकाल दिया था, लेकिन विराज उसे पकड़ चुका था। खून की पिचकारी उसकी कलाइयों से निकल चुकी थी। कहने लगी, दूर रहे मुझसे। क्यों आए आप यहाँ? जाए यहाँ से। मेरा कोई रिश्ता नहीं आपसे। आप मुझे तलाक देने आए हैं ना? आप मुझे बदनाम करना चाहते थे ना? बदला लेना चाहते थे ना मेरे बाप से? ले लिया बदला। आपने बर्बाद कर दिया मुझे। दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया मुझे। वो एक ही सांस में बोले जा रही थी। डॉक्टर ने उसे पहले भी बेहोशी का इंजेक्शन लगा रखा था। विराज उसे फौरन बाहों में पकड़ चुका था। तब तक डॉक्टर भी आ चुकी थी। उसे दोबारा से बेड पर लिटा दिया गया। विराज सर झुकाए वहीं बैठ गया। इस लड़की को उसने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था, मगर उसे कहाँ खबर थी कि वो उसी के गोदाम पर यूं नौकर बनकर काम कर रही होगी। उसे खुद पर गुस्सा आया कि उसकी इज्जत उसके ही नौकरों से जलील होती रही। वो वहां से सीधा अपनी गाड़ी में गया और वहां पर बैठकर उसने न जाने कितने ही थप्पड़ गुस्से में खुद को मारे थे कि मैं कैसा बेगैरत पति था। क्यों किया मैंने ये सब कुछ? उसने अपनी माँ के ही कहने पर किया था, मगर अब उसे पछतावा हो चुका था। वो सोच चुका था कि ईशा को अपने साथ घर ले जाएगा। वो तो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। ईशा वहां से भागकर सीधा अपने गांव पहुंची थी और जैसे तैसे भी पहुंची थी, लेकिन वहां तो पहले ही उसके सब उसकी जान के दुश्मन थे। इसीलिए अपना पेट भरने की खातिर उसने अपना चेहरा छुपाकर नौकरानियों के जैसे काम करना शुरू कर दिया। मगर कहाँ खबर थी कि जहाँ काम कर रही थी वो गोदाम भी विराज का ही था। विराज उसके सामने बैठा माफ़ी मांग रहा था। जब तुम चली गई थी तो मुझे बहुत दुख हुआ था। मेरा भगवान जानता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा था। लेकिन ईशा कहने लगी, सब कुछ झूठ है। अभी भी यकीनन आपकी ये कोई साजिश होगी, कोई ड्रामा होगा, तभी तो आप मेरे पास आए हैं। लेकिन वो उसे कहने लगा, नहीं, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरी पत्नी हो। मैंने जो कुछ भी किया था बस अतीत के बदले की आग में किया था, लेकिन अब वो सब नहीं होगा। मैं तुम्हें और अपने बच्चे को और तकलीफ नहीं होने दूंगा। ईशा के पास और कोई रास्ता नहीं था। काश को वो ज़्यादा पढ़ी लिखी होती तो शायद नौकरी करके अपना और अपने बच्चे का पेट पाल लेती। लेकिन भले वो अपनी ज़िंदगी कैसे भी गुजार लेती, लेकिन अपने बच्चे की खातिर उसने खून के घूंट अंदर ही अंदर पिए थे और विराज की बात मान ली। वो उसे लेकर घर आया। जहाँ मानसी जी ने उसे देखा तो गुस्सा करने लगी, लेकिन विराज ने साफ कह दिया कि ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये मेरे साथ इसी घर में रहेगी। आपकी बातों में आकर मैंने पहले ही इसके साथ बहुत जुल्म किया है, लेकिन अब और नहीं। प्लीज़ मॉम, मासी और सूरज अंकल ने जो कुछ किया उनका फैसला आप भगवान पर छोड़ दें, लेकिन प्लीज़ मुझे मेरी पत्नी और बच्चे से दूर मत करें। मानसी जी नफरत से कहने लगी कि क्या पता ये बच्चा तुम्हारा है भी या नहीं। लेकिन विराज पहली बार ऊंची आवाज़ में बोला, बस मॉम, इससे ज़्यादा कुछ और मत बोलना, वरना शायद मैं आपसे हमेशा हमेशा के लिए रिश्ते ख़त्म कर दूंगा। ये मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी है ये, और मैं इनके साथ अब और कोई जुल्म नहीं होने दूंगा। आप मेरे बच्चे को या मेरी पत्नी को कोई गाली नहीं देंगी। ईशा ने उसे अपने हक में बोलता देखकर बुरी तरह हैरान हो रही थी। वो जो अक्सर रात को रोते हुए प्रार्थना करती थी, शायद उसकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी थीं। विराज उसका अब बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। कभी कभी तो जो मोहब्बत उसने सोची थी, विराज उसे वैसे ही मोहब्बत करने लगा था। उसने रोते हुए ईशा से कई बार माफ़ी मांगी थी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। लेकिन ईशा खामोश हो जाती। लेकिन जब बार बार पति का उसके सामने झुकना, हाथ जोड़ना, उसकी विनती करना ईशा के दिल को मोम कर चुका था। उसने बदले हुए विराज को देखकर उसे माफ़ कर दिया। वो जब भी घर आता था बच्चों की तरह उसे अपने सीने से लगा लेता था।
उसके बालों में हाथ फेरता जैसे वो कोई शहजादी हो। धीरे धीरे ईशा के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत आ चुकी थी। फिर जब गोद में उसकी पहली औलाद यानी विराज का बेटा आया तो मानसी जी भी उसके बगैर न रह सकी। ईशा बहुत खुश थी। अपने बेटे को अपनी गोद में लेकर वो ईशा को अपने साथ लिए सूरज चौधरी के घर गया था। फिर उनका नाती उनकी गोद में रखते हुए उसने सारी हकीकत बताई थी और कहा था, आपको जो सज़ा देनी है आप मुझे दें। मैंने बदतमीजी की थी और मेरी वजह से आपकी इस गांव में बहुत ज़्यादा बदनामी हुई थी, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपकी बेटी बेगुनाह है, एकदम पवित्र है। सूरज चौधरी को इस बात पर गुस्सा तो बहुत आया था। वो अपनी बेटी के आगे शर्मिंदा भी थे कि वो अपनी बेटी पर भरोसा न कर सके। लेकिन खैर, धीरे धीरे ये सारी रंजिशें धुलती चली गईं और ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आ गईं। ईशा विराज के साथ खुश थी, लेकिन अभी भी जब उसे वो सब याद आता और फिर विराज और उसकी माँ का किया हुआ वो दर्दनाक बदला याद आता तो वो काँप कर रह जाती। मगर ये ज़िंदगी थी, इसे जीना था, इसलिए वो सब कुछ भूल कर आगे बढ़ चुकी थी। तो दोस्तों, किस किस को लगता है कि ईशा ने विराज को माफ़ करके सही किया और किसको लगता है कि ईशा को विराज को माफ़ नहीं करना चाहिए था? अपनी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी को लेकर आपकी क्या राय है ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी करना और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और एक रोमांटिक सी कहानी के साथ।